नमस्कार दोस्तों, मैं इंतजार अली, आपका मैथ वाला टीचर। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आपने अपनी 9th क्लास तो पास आउट कर ली होगी। आई होप कि आपकी बहुत अच्छी हुई होगी। ठीक है, जो 9th क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके समझ में नहीं आए हैं, कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं समझ आ रही है, जल्दी जल्दी में हो गई आपसे, उस चीज को कंटेंट आगे बढ़ाते हुए हम आप बहुत अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से मैथमेटिक्स को अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, जो चीज आपको नहीं समझ आ रही है, टेंशन लेने की कोई जरूरत उसमें नहीं है। आपको ठीक क्या काम करना है, मेरी वीडियो को देखना है, समझना है, चीजों को अंडरस्टैंडिंग बनानी है। मैं आपको सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से प्यार से समझाऊंगा। ठीक है ना? आज हम जो शुरू करने वाले हैं, बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर 10th क्लास का भी कुछ शुरू कीजिए, सर 10th क्लास का भी कुछ शुरू कीजिए। तो मैंने 10th क्लास की पहली सीरीज में शुरू किया है मैथमेटिक्स, गणित। गणित एक हवा नहीं है, गणित बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको बहुत अच्छे मार्क्स देने वाला है। आपकी पूरी लाइफ, आप चाहे स्ट्रीम चेंज करो, साइंस में जाओ, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में जाओ, कॉमर्स में जाओ, कहीं पर भी आप जाओ या बायोलॉजी में जाओ, आपको ये जो मैथमेटिक्स है उसका रोल हर जगह आपको मिलेगा। उसे बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए हम अपना आज से और अभी से अपना फाउंडेशन स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ का फाउंडेशन, अगर फाउंडेशन आपका मैथ का मजबूत हो जाएगा तो आपको, मैं मानता हूं कि आपका मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर लेके आया हूं। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन वाला आइकन को दबाकर प्रेस करें। ठीक है, और ये पढ़ेंगे हम रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। इसे पढ़ने से पहले अपने दिमाग को थोड़ा सा खोल लो। खोलने का मेरा मतलब है कि आप रिकॉल करो। रिकॉल 8th क्लास, 7th क्लास और 6th क्लास, 9th क्लास, उन्हें रिकॉल करो कि क्या क्या चीज आपको समझ आनी है। उस चीज इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके, ये जो रियल नंबर है ये आपको आपके कंपटीशन में भी काम आएगा, आपके मैथ में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है ना? अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं कि क्या समस्या है। अगर कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे लिखकर कि सर ये समझ नहीं आया, ये क्वेश्चन ऐसे होना या कैसे नहीं होना, उसकी सब समस्या मैं सोल्व करूंगा। तो इसे सब सही तरीके से और अच्छी तरीके से समझने के लिए, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए मेरी वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। ठीक है, पूरा देखें तभी आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो कैरी ऑन, चले आ जाओ। तो जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो इसे समझने से पहले मैं थोड़ा सा फोकस डालूंगा संख्याओं पर। किस पर? कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं ना। उसी सीरीज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं। जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4, इन्हें कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये संख्याएं कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्याएं। दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्याएं। पहली होगी, दूसरी पूर्ण संख्याएं। होल नंबर। संख्याओं का ऐसा समूह प्राकृतिक संख्या प्लस 0 के साथ, जो प्राकृतिक संख्या के साथ 0 अगर हम जोड़ दें तो जो हमें प्राप्त नंबर मिलेंगे तो प्राप्त नंबर कहलाएंगे पूर्ण संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं।
प्लस पूर्ण संख्याएं क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगे सॉरी प्राकृतिक संख्या प्लस जीरो, प्राकृतिक संख्या प्लस जीरो क्या कहलाएंगे? हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। उसके बाद तीसरा है पूर्णांक। ये चीजें आपने पढ़ी होगी तो थोड़ा जल्दी जल्दी करके बता रहा हूं आपको मैं। इंटीजर पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं और उनके साथ साथ प्राकृतिक की ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक की ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती है। पूर्ण संख्या के समूह में यदि मैं यहां डेफिनेशन लिख रहा हूं, पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं जोड़ दी जाएं तो उन्हें पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ इसमें। जैसे बेटे नंबर लाइन जो देखियो हमने नंबर लाइन संख्या रेखा ऐसे है ना, उसके बीच में नंबर ले लिया मैंने 0। यदि मैं इधर को मूव करूंगा तो चलूंगा पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6। यदि मैं इधर को मूव करूंगा तो चलूंगा मैं नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 और -6। तो जो इस प्रकार की संख्याओं का समूह है, जो ग्रुप बनाया है इन्होंने, ये कहलाती है हमारी पूर्णांक या इंटीजर्स। ठीक है, इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखें, ये यहां से और यहां तक जो नंबर होंगे वे धनात्मक पूर्णांक होंगे, धनात्मक पूर्णांक होंगे, और जो ये नंबर होंगे ये होंगे ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। एक बात का ध्यान रखें, 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 0 है। यदि आपसे पूछे कि इंटीजर या पूर्णांक में 0 का सर क्या रोल होगा, फिर तो 0 का रोल बताएंगे हम आपको। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि नोटे नेगेटिव इंटीजर, नोटे पॉजिटिव इंटीजर, ना तो धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्याएं कौन सी होंगी? देखते हैं लोग, ये क्वेश्चन है मेरे पास 0 का रोल, इसे लिखेंगे रोल ऑफ 0। रोल ऑफ 0 मतलब 0 की भूमिका क्या होगी? पूर्णांक संख्याओं में 0 की भूमिका क्या होती है? चलो समझेंगे इस चीजों को। किसी ने आपसे क्वेश्चन किया, मुझे ये बताइए, ऐसा समूह बताइए जिनमें कोई भी ऋणात्मक संख्याएं ना आए। समझ आ रही है मेरी बात? मतलब कोई आपसे पूछे कि ऐसा समूह बताइए मुझे जिसमें कोई भी ऋणात्मक संख्या ना आए, तो आप उसे बताओगे। अगर कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं आ रही तो उसको मतलब 0 1 2 3 4 5। ये किसका समूह है? धनात्मक पूर्णांक, इसे बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक का समूह। ठीक है, कोई भी अगर ना आए। दूसरी चीज कोई पूछे कि ऐसा समूह बताइए जिसमें कोई भी धनात्मक पूर्णांक ना आए, तो आप क्या बताओगे? 0 -1 -2 -3। तो ये रोल होता है किसका? 0 का। आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, थोड़ा ध्यान से सुने, कॉपी पेन लेके बैठे, नोट करते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेते हैं, है ना। प्राकृतिक संख्या बताए ऑल काउंटिंग नंबर, जितनी भी गिनती वाली संख्या होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। वे कहां शुरू होती हैं? 1 2 3 4 से। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट चलेंगे पूर्ण संख्या। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में होल, देखो इसमें होल कहते हैं, होल का मतलब होता है ऐसा,
और मतलब जीरो अगर ऐड कर दी जाए तो क्या होगा, कर दी जाए तो क्या होगा, पूर्ण संख्या होती है। उसके बाद है मेरा पूर्णांक। यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिलती है, तो हमें प्राप्त होती है कौन सी संख्याएं, हमें प्राप्त होती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं दो तरह की डिफाइन करा गया है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है और धनात्मक पूर्णांक होता है। फिर मैंने आपको बताया था दो लोग जीरो। समझा मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छी, मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर कुछ नहीं समझते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। नेक्स्ट चलेंगे, आप एंजॉय करोगे, जितना ज्यादा आप एंजॉय करोगे उतना अच्छा और बेहतर समझ में आपके आ जाएगा। अगला है मेरे पास एक, जिसे कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन सी होती है, रेशनल नंबर। आपको पता होगा इसके बारे में, जिस संख्या को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर, जिस संख्या को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती है, क्या होती है, वो होती है परिमेय संख्या। जो संख्या पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाती है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अब तो पहले इसकी एग्जांपल देखो, फिर इसकी कंडीशन समझना है ना। एग्जांपल देखेंगे पहले। यहां हम क्या है कि पूर्णांक अपॉन पूर्णांक, पूर्णांक बटे पूर्णांक, पूर्णांक बटे पूर्णांक को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसे परिमेय संख्या है। देखो बेटा, 1/2, 4/3, 7/11, माइनस के 2/5, माइनस के 7/8। ये सब संख्या कैसी है, कैसी संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या है, क्योंकि पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी गई है। 1, 3, 4, ये कैसी है, कैसी है, प्राकृतिक संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है, नहीं। क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ है। कैसे, क्योंकि इसके नीचे 1 हम लिख सकते हैं। इस फॉर्मेट में आप लिखी जा सकती हैं, इस फॉर्मेट में क्या लिखी जा सकती है। ये बताओ आप, क्या 0 एक परिमेय संख्या है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। वीडियो को पॉज कर प्रोसेस पे डिस्कस करें, ठीक है। तो ये कैसी संख्या है, बात समझ आ रही है। ये संख्या कैसी है, हाँ ये संख्या है, परिमेय संख्या है। चलो, यदि मैं आपसे ऐसे लिखूं कि 1/0, क्या ये परिमेय संख्या है। 0 किसी को भी डिवाइड कर सकता है, 0 किसी को भी डिवाइड कर सकता है। क्या परिमेय संख्या है, तो मेरा आंसर होगा नहीं। 1/0 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जो शर्त दी गई होती है हमें, वो Q जो डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, एक सबसे इंपॉर्टेंट ये कंडीशन तो ये होगी, एक शर्त तो ये होगी, एक शर्त तो होगी हमारी ये कि एक शर्त तो ये होगी, ये दूसरी शर्त होगी, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है कि P तथा Q सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य, कोप्राइम, शुड बी कोप्राइम, कोप्राइम होनी चाहिए। देखो, कोप्राइम का मतलब होता है कि अंश और हर जिस रूप में लिखी गई है, पूर्णांक बटे पूर्णांक जिस रूप में लिखे गए हैं, उन दोनों का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, में से बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, हमेशा कितना रहना चाहिए, 1। तभी संख्या कैसी कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी।
आप कहोगे सर जी अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 4/8, क्या परिमेय संख्या नहीं है? हाँ, ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसे ये परिमेय संख्या का सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, छोटे वाला रूप ये नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे डिवाइड करें 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 2/4। दोबारा डिवाइड करें 2 1 2, 2 दूनी 4 2। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, बात समझ आएगी ना? चलो और आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। एक नोट डाल रहा हूं मैं यहां, इस पर गौर करें थोड़ा सा नोट पे। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। परिमेय संख्या होते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। नाइन्थ क्लास की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो टर्मिनेटिंग, जिन्हें भागफल से एलिमिनेट किया जा सकता है, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, आपने भी पढ़ चुके होंगे आप, ठीक है। लेकिन हम यहाँ एक नई संख्या इंट्रोड्यूस करेंगे जिसे कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अच्छा बेटा ये क्या होता है? सर जी जब ए लग गया तो उसका मतलब विलोम शब्द हो गया। अगर ये विलोम शब्द हो गया तो हमें क्या काम करना है? इसका उल्टा, आई मीन जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जो संख्याएं, क्या लिखेंगे हम यहां? जो संख्याएं P/Q के फॉर्म में के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं वे क्या कहलाती हैं? वे कहलाती है हमारी अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे √2, √3, पाई। पाई पे हमेशा डाउट रहता है कि पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है या 3.14 होता है, लेकिन ये सही नहीं है। सही तो है लेकिन ये एक्यूरेट मान नहीं, हम लगभग मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं, लेकिन ये अगर लगातार कंटिन्यू रिपीटेड होती रहती है तो इसलिए कई संख्या है अपरिमेय संख्याएं हैं। पॉज द वीडियो, नोट डाउन, वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो। चलो भाई, अब जो मेरा टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अब हमने क्या काम करा? एक बड़ा सा थैला ले लिया, एक बड़ा सा थैला ले लिया। उस थैले में क्या काम करा? सारी प्राकृतिक संख्या डाल दी, सारी पूर्ण संख्या डाल दी, सारे इंटीजर डाल दिए, सारी परिमेय संख्या डाल दी और अपरिमेय संख्या डाल दी, तो थैले की गांठ मार दी। अब हमें थैले पे कुछ लोगो लगाना, तो लोगो क्या लगाएंगे? वो लोगो बन जाएगा वास्तविक संख्या का लोगो। थैले में जितनी संख्याएं भरी गई है और उस संख्या को सिंगल वर्ड में मैं डिफाइन करूं, वे तो वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं? वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। मतलब ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है तो प्यार से सुनना पड़ेगा आपको।
मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय संख्याओं का ग्रुप बना के इकट्ठा कर दिया जाए और उस ग्रुप को नाम दे दिया जाए, तो उस ग्रुप का नाम क्या होगा? उस ग्रुप का नाम होगा वास्तविक संख्याएं। बात समझ आए ना? तो ये था थोड़ा सा बेसिक। अब इससे संबंधित आप चैप्टर पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय। तो टॉपिक है, इसे देखेंगे एक बार, इसे देखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो अब आप एक बात को ध्यान रखें, हमेशा मैथमेटिक्स में टर्मिनोलॉजी जो शब्द होते हैं, शब्द उनकी भी जानकारी होनी जरूरी है। यूक्लिड एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है सॉरी, और विभाजन आपको पता है डिवाइड करते हैं। जो परिमेय होती है वो होती है, इसे लेम्मा बोलते हैं इंग्लिश में। एक ऐसी थ्योरम होती है जो ऑलरेडी प्रूव की जाती है, तो लेम्मा को मैं लिखूंगा डिफाइन करके, लेम्मा की डेफिनेशन। तो लेम्मा को डिफाइन करेंगे, परिमेय को डिफाइन करेंगे। परिमेय क्या होती है? ऑलरेडी प्रूफ होती है, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, स्टेटमेंट होता है, तो कही गई बात हमेशा सत्य है। जैसे सूर्य पुरुष से निकलता है, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रूव्ड है ना? तो यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है, इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में यूज किया जाता है। कोई चीज हमें सिद्ध करनी, उसमें इसका इस्तेमाल हम करेंगे। ऐसे देखो, जैसे कोई उदाहरण देखो, यहाँ एग्जाम्पल देखो एक बार। मेरे पास दो संख्याएं हैं, एक संख्या 21 है और एक संख्या कितने प्यारे बच्चों? 5 है। मैं 5 को 21 से डिवाइड करना चाहता हूं, तो मैं सोच रहा हूं कि 21 जो है 5 से बड़ी है और है भी, है ना? क्या काम करेंगे यहां? 5 को 21 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, कितना बचेगा? 1। ये फॉर्मेट बन गया डिवाइड का, जो आप क्लास 3 से सीखते हो। डिवाइड भाग तो आप पे आता ही है ना। इसे अलग फॉर्मेट में मैं लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 21 किसके बराबर हो सकता है? 21 हो सकता है बेटा 5 गुणा 4 जमा 1। ये फॉर्मेट है, ये क्या है? फॉर्मेट है ना? तो इसे जनरलाइज से अलग अलग रूप से जनरलाइज करते हैं। जैसे और चीज समझो, जैसे मैं कहूं कि ए और बी दो संख्याएं हैं, जहां ए बड़ा है किससे? बी से। ए को बी से डिवाइड करूं अगर मैं, तो क्या लिखूं मैं? बी डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई बी। यहां कुछ आएगा, यहां क्वेश्चन आ जाएगा, यहां आर बच जाएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर, है ना? इसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का। अगर इसी स्टेटमेंट को लिखे हम, यो स्टेटमेंट पूरा लिखूं मैं, पहले से नोट कर लो। इसे नोट कर लो। आपने लेम्मा पढ़ा, अब ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ो। यूक्लिड विभाजन परिमेय का किसे कहते हैं, है ना? हमारे पास दो संख्या है, जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट पढ़ लो ध्यान से, वीडियो को पॉज कर पढ़ लो एक बार। दो धनात्मक ए बी दिए रहने पर, ए बी दो संख्या दिए रहने पर क्या होगा? अगर एक दो पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं, इसे धनात्मक पूर्णांक पढ़ो बेटा। यहां धनात्मक पूर्णांक, तो यू एक स्टेटमेंट देगा, एक फिक्स पैटर्न बनाएगा। उस फिक्स पैटर्न को हम क्या कहते हैं कि ए ग्रेटर देन बी, और ए इज इक्वल टू होगा बी क्यू प्लस के आर, वेयर जहां आर का जो वैल्यू होगा 0 के इक्वल और या बी से छोटा होगा। जो स्टेटमेंट है, यू जो स्टेटमेंट है, जिसका मैथमेटिकल गणितीय रूप होता है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसका कैसे रूप है? गणितीय रूप है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का।
Pause the video, note it down. देखो बच्चे, ये कुछ काउंटिंग लिखी गई है 1 to 100। अब मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कराना चाहता हूँ कि दुनिया में जितने नंबर है उन्हें किस किस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं 2 का गुणज बताइए, मल्टीपल ऑफ 2, तो आप क्या होगा सर? 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। ये मल्टीपल ऑफ 2 हो गया, मतलब एक छोड़ के एक, ऐसे। यू नहीं है, यू नहीं है, तो इसे किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम? इसे हम लिख सकते हैं कौन से वाले फॉर्मेट में? इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, या तो 2n होगा या 2n प्लस के 1 होगा। दुनिया में जितने नंबर हैं वे इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। दुनिया में, मैं कह रहा हूं दुनिया में जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वे सब इस फॉर्मेट में लिखी जा सकती है। या तो कोई संख्या 2 गुणा होगी या 2 गुणा से 1 ज्यादा होगी। देख लो, आप इसे देख लो, 2 गुणा है, इसे देख लो, 2 गुणा से 1 ज्यादा है। समझ आएगा मेरी बात? यदि मैं आपसे कहूं कि नहीं आप सर जी 3 गुणज बताइए, तो आप एकदम से कहोगे 3 का गुणज सर एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, इनके बीच में 2 का गैप आ रहा है, ये रहा, 2 का गैप आ रहा है, ठीक है। अब वो 3 गुणन के लिए आप कैसी फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं? 3 गुणन के लिए आप कहोगे सर ये तो 3n प्लस 1 और 3n प्लस के 2। ये दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या जितने भी होते हैं, वे हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखी जाएगी। हम कर क्या रहे हैं? हम आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में बना रहे हैं कि कैसे कैसे फॉर्मेट बनाए जा सकते हैं। फिर मैं आपसे कहूंगा मुझे तो 4 का मल्टीपल चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4, 4 का गुणज, एक ये रहा 4 गुणज, एक ये रहा 4 गुणज, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो आप क्या समझते हो? 4 गुणज से, 4 के मल्टीपल से आप क्या समझते हो? वो समझेंगे आप 4n, या तो 4n होगा या 4n प्लस के 1 होगा या 4n प्लस के 2 होगा या 4n प्लस के 3 होगा। ये क्या है? ये मल्टीपल ऑफ 4 है। तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि जो भी ये है इस टाइप के क्वेश्चन या दुनिया में जो भी नंबर है वो इस फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपसे कोई संख्या पूछे तो किस किस फॉर्मेट में आप उससे लिख सकते हो। देखो, अगर आपसे कुछ सम संख्या पूछी तो हमेशा बताओगे सम संख्याएं वे होंगी जो 2 से पूरी पूरी कर विभाजित हो जाएगी, या 2 की कैसे होगी? पूरी की पूरी पूर्ण गुणन हो जाएगी। जैसे 2 और कोई आपसे विषम संख्या एक ऐड कर दो, बस सिंपल है ना। बात समझ आए? 5 का, 6 का, 7 का, आप बेसिक अपने घर करके देखना, 5 से कैसे बनेगा, 6 के कैसे बनेगा, 7 से कैसे बनेगा, 8 से कैसे बनेगा। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डेवलप हो जाएगा बहुत आराम से। वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, नोट करने के बाद फिर आप कमेंट होकर मुझे बताना कि कितना अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हुआ। इस पर 2 क्वेश्चन करेंगे हम। अब यूक्लिडिक विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। एल्गोरिथम पे पहले फोकस करेंगे। एल्गोरिथम होता क्या है, ये किसे कहते हैं, क्या होता है? जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिखा रखा है मैंने आपके लिए, सुपरिभाषित चरणों की एक ऐसी श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है, स्टेप बताती है हमें। एल्गोरिथम क्या बताती है? स्टेप बताती है। इसे समझेंगे मैं उदाहरण के तौर पे। माना 2 संख्या, एक सी मान लिया और एक मान लिया हमने क्या? डी। सी जो है बड़ा है डी से। अब इन दोनों के बीच मुझे HCF में से निकालना। में से निकालने के लिए इसका यूज करेंगे हम। कैसे देखेंगे? सी को डी से डिवाइड करेंगे, कुछ आएगा यहां और यहां आ जाएगा R। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले से ही बनी हुई है हमारी कि ऐसा होगा। इसे हम अगर लिखे तो C इक्वल टू DQ प्लस R होगा। R का जो मान होगा 0 से बड़ा है उसके इक्वल हो सकता है और D से छोटा हो सकता है ना। अब जो एल्गोरिथम है वो कैसे यूज किया जाएगा देखते हो। ये तो फर्स्ट स्टेप होगा, चरण फर्स्ट। यदि R डज नॉट इक्वल टू 0, अगर R 0 ना आए तो जान के छोड़ दो।
ठीक है। थर्ड सेकंड स्टेप क्या होगा, R1 शेष R1 बचेगा फिर दोबारा से। अगर R जीरो नहीं आया तो R1 शेष बच रहा हो कहीं ना कहीं, उस R1 को अगर वो भी जीरो ना आवे, अगर वो भी जीरो ना आवे तो दूसरे चरण इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। फिर थर्ड, फिर R3 ऐसे डैश करके सपोज करो R जो है R7 क्या आ गया, जीरो आ गया। अपने स्टेप को यही रोक लेंगे, जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूं वो स्टेप क्या कहलाते हैं, हमारे एल्गोरिथम कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें यहां, जैसे कोई संख्या है 42, 43 ले लो है ना, और हम इसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 8 40, कितना बच रहा 3। तो यू आर जो है जीरो नहीं आया तो इसका मतलब पहले स्टेप हमारी पूरा नहीं हुआ। अगर स्टेप बढ़ाओगे इसका मतलब दो संख्याओं का मैसेज निकालने का जो मेथड होता है उसे हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम कुछ नहीं है, नथिंग बट केवल ये प्रोसेस होता है किसी भी सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। वीडियो को बोलकर नोटिस करें, एक क्वेश्चन देख ले बस। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें एक बार। 4052 और 12574 का मैसेज मतलब